वेलकम फ्रेंड्स, बी रेडी टू कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अब जो हम देखने वाले हैं टॉपिक का एंड पार्ट है, हमारा 12th के सिलेबस का आखिरी टॉपिक का आखिरी लेक्चर आज हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड इज वेरी इजी पार्ट एंड आप इसको देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स आएंगे इसमें और ये पार्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। सो आज हमको जो देखना है दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द डिफॉरेस्टेशन। आपको डिफॉरेस्टेशन का पता है एग्जैक्टली कि डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या। इसको एक वर्ड में बोला जाए तो कहीं पे जंगल है उसको हम तोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बस इतना ही आप याद रखिए कि जंगल जो तोड़े जा रहे हैं इसको हम सिंपली बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे कुछ टर्म आएंगे फ्रेंड्स जो हमको अभी अच्छे से समझ के लेना है। जैसे डिफॉरेस्टेशन एक कॉमन वर्ड है, यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन आएगा, वो भी हम देखेंगे। बट व्हाट इज द डिफॉरेस्टेशन, तो चलिए सिंपली हम एज पर योर एनसीईआरटी बुक जाते हैं। बुक में की लैंग्वेज क्या कही थी वो हम देखते हैं। कंसेप्ट हमको क्लियर है। देखिए बड़े बड़े जंगल जो है तो ये तोड़े जा रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब पहले समझ लीजिए अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्ट। मतलब क्या है कि जहां जंगल है वहां के जंगल तोड़ के हम उसको नॉन फॉरेस्ट एरिया बना रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। वेरी सिंपल, फॉरेस्टेड का नॉन फॉरेस्टेड में कन्वर्ट करना। और अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट फॉरेस्ट लॉस कितना हो रहा है दुनिया भर में, तो देखिए ट्रॉपिकल रीजन में दिया है 40% ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आपको ये वैल्यूज याद रखना है, 40% लॉस ट्रॉपिकल रीजन में, और इन टेम्परेट रीजन ये कम है मगर अबाउट 1% का दिया है हमको। तो ये वैल्यूज आप अच्छे से याद रखिए, एनसीईआरटी बुक में के नीट एग्जाम में आ सकते हैं फ्रेंड्स। और एक बात यहाँ पाई चार्ट के फॉर्म में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई डायग्राम नहीं है आपके एनसीईआरटी बुक में, बट आप समझ लीजिए कि फॉरेस्ट का कवर किया हुआ एरिया जो है ना इंडिया में, हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो ये पूरे इंडिया में फॉरेस्ट कवर्ड एरिया जो है ये बहुत कम है। मीन्स शुरुआत में जब 20th सेंचुरी जब शुरू हुई थी ना फ्रेंड, तो 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में यहाँ पे था 30% एरिया, और 20th सेंचुरी जब खत्म हो गई दोस्तों, मीन्स से 100 ईयर्स में यहाँ पे क्या हुआ अगर आप देखेंगे तो ये एरिया कम हो गया। कितना हो गया कम होकर, ये हो गया 21.54% ओनली। मतलब इस रेट से फॉरेस्ट कम हुए इंडिया के 100 सालों में। तो याद रखिए आप, ये वैल्यूज फिर आ गए यहाँ पे, आपको याद करना पड़ेंगे फॉर योर एनसीईआरटी बुक फॉर योर नीट एग्जाम। उसके बाद फ्रेंड्स फॉरेस्ट कवर इंडिया, इंडिया के बारे में अभी हम देख रहे हैं। और फिर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की 1988 में जो लागू की गई, तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि 33% फॉरेस्ट जो है ये प्लेन, जहाँ पे प्लेन इलाके, प्लेन समझते हैं आप लोग, तो वहां पे जंगल होने चाहिए, 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। और जो हिली रीजन होते हैं, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, तो वहां पे 67% एरिया ये फॉरेस्ट कवर्ड होना चाहिए। पहाड़ों पर ज्यादा प्लांटेशन हो सकता है, होना ही चाहिए, क्योंकि वहां पे रेसिडेंशियल या ह्यूमन रहने लायक तो जगह है नहीं, या एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते, तो कम से कम वहां जंगल डेवलप किए जाए। और 67% एरिया पहाड़ी इलाकों में होना चाहिए, हिली रीजन, एंड 33% फॉर प्लेन्स। तो ये दोनों भी वैल्यू आप अच्छे से याद रखिए। देखिए इस टॉपिक में के इस पोर्शन में वैल्यूज आ रहे हैं काफी, और आपको ये सब याद रखने हैं अच्छे से। देन आफ्टर दैट फ्रेंड देखिए जंगल तोड़े जो जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, पर इसके कॉजेस क्या है। इसके कॉजेस जो है फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी सबसे भयंकर कारण तो यही है दोस्तों। दुनिया भर में जितने भी नेचर में नुकसान हो रहे हैं वो सब ह्यूमन की वजह से हो रहे हैं। तो इसमें देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है कि कन्वर्जन ऑफ द जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए हम जंगल तोड़ देते हैं और जमीन ले लेते हैं खेती करने के लिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। उसके बाद फॉर टिम्बर, फायरवुड, एज वेल एज हम उसको कैटल रैंचिंग मीन्स पशुपालन जिसको बोलते हैं ना, वो है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक आएगा नाम फ्रेंड्स, दैट इज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको झूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है। ये क्या है, चलिए इसके थोड़ी डिटेल हमको दिए है इस लास्ट वाले लाइन के, वो हम देखेंगे झूम कल्टीवेशन क्या है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा स्लैश एंड बर्न, तो ये क्या है देखेंगे। चलिए देखिए अभी यहाँ पर स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर, या इसको जूम एग्रीकल्चर या जूम कल्टीवेशन बोलेंगे हम, ये होता कहाँ है हमारे देश में जो है ना, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये ज्यादातर होता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट के, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे ऑलरेडी घने जंगल एरिया बहुत सारे वहां पर, तो वहां पे फार्मर्स क्या करते हैं कि कुछ हिस्से के ट्री कट कर देते हैं जंगल के, वेरी सिंपल। और वो कट करने के बाद क्या करते हैं कि जो कट करने के बाद जो उनके बेस बचते हैं पेड़ों के, तो उनको ऐसे जला दिया जाता है वहां पे, ठीक है। इसलिए उसको स्लैश एंड बर्निंग ऐसा बोला गया है। फिर बर्न कर देते हैं प्लांट के बचे हुए रिमेन्स, जो प्लांट कट करके जो पूरे लकड़ियां, पत्ते वत्ते, जो भी पेड़ तोड़ने के बाद जो बचता है सब जला देते हैं।
अब जलाने के बाद वहाँ बहुत सारी ऐश तैयार हो जाती है, राख बन जाती है। द ऐश इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। तो राख एक बहुत अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर होता है फ्रेंड, ये पूरा मिट्टी में मिल जाती है वहाँ की राख, वो ऐश, और वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी एकदम हाई हो जाती है। उसके बाद में ये जो लैंड है अभी फार्मिंग के लिए रेडी है, इस पर फिर ये लोग फार्मिंग करते हैं, वहाँ पे कैटल ग्रेजिंग करते हैं। एक हिस्से पे जंगल का, सिंपल सी बात है, एक जंगल का हिस्सा तोड़ दिया, उसको जला दिया, उस सॉइल काफी फर्टाइल बना दिया, उसको हमने ऐश मिला के और उसको यूज करना शुरू कर दिए। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है, बट आफ्टर कल्टीवेशन में यह कई सालों से चला आ रहा है। आफ्टर कल्टीवेशन कुछ साल वहाँ पे क्या करते हैं कि ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है, खेती करते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि उस एरिया की फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। देखिए पूरी तरह से नेचुरल है, कोई इसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाले, कुछ नहीं। तो जो जमीन है उस पर अच्छी खासी खेती होने के बाद कुछ सालों में वो जमीन जो है तो थोड़ी सी बंजर हो जाती है, थोड़ी सी उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्रॉप यील्ड कम आने लगता है। फिर वो क्या करते हैं कि फार्मर दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरे एरिया में जंगल का दूसरा एक हिस्सा कट करेंगे, वहां पे ऐसे आग लगा के उतना हिस्सा जला देंगे और वहां पे खेती शुरू कर देंगे बाद में, और पहले वाला हिस्सा उसको छोड़ दिया जाता है। तो पहला जहाँ पे फार्मिंग हुआ था वो जो है तो वहां पे की खेती फिर से, सॉरी, वहां पे फार्मिंग बंद करने की वजह से वहां फिर से जंगल बनने लग जाता है और कुछ ही दिनों में वो एरिया जंगल से भर जाता है जो पुराना वाला था। ऐसा हर कुछ दिनों की बात करते हैं। इन अर्लियर डेज इनफ टाइम गैप वाज गिवन फॉर द रिकवर, काफी समय मिल जाता था। जिस जगह का जंगल जला के फार्मिंग की गई है वो एरिया छोड़ने के बाद फिर से रिकवर हो जाता था कुछ ही दिनों में और नया एरिया फार्मर चुन लेते थे। ऐसा सालों से चला आ रहा था। बट अभी क्या हो रहा है कि उनको ये प्रोसेस बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो ये प्रोसेस भी बढ़ गई है, ज्यादा से ज्यादा लोग यही कर रहे हैं। फिर वहां पे जंगल काफी अमाउंट में तोड़े जा रहे हैं और फिर से उसको उगने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि जिस हिसाब में बैलेंस होना चाहिए जम कल्टीवेशन या ये जो स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर, तो वो रहा नहीं अब बैलेंस, एंड ड्यू टू दैट वो पूरा एरिया जो है वहाँ के जंगल धीरे धीरे श्रिंक हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जो कि काफी हानिकारक है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए, पूरा एरिया बंजर होने का समय आता जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे और एक दिया, देखिए जो मैं हेडिंग आपको बता रहा हूँ, एक बात क्लियर कर देता हूँ, ऐसी कोई हेडिंग आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। हाँ, पैराग्राफ चेंज होते हैं, आप चाहे तो वहाँ हेडिंग डाल दीजिए ऊपर से। तो इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब ऐसा कोई हेडिंग नहीं है वहां पर आप एक पैराग्राफ चेंज हो जाएगा तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए सिंपल है, ये इफेक्ट तो छोटे बच्चे भी लिख लेते हैं स्कूल लेवल के। देखिए इनहांस CO2 कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, क्यों? ऑब्वियसली आपको मालूम है कि प्लांट एब्सॉर्ब CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट ही कम हो जाएंगे, जंगल टूट जाएंगे तो CO2 तो बढ़ेगा ही। देन आफ्टर दैट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब आपको मालूम है कि जंगल मीन्स इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स या फिर जो भी इंसेक्ट अलग अलग टाइप के। तो ये जब हम कोई डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा किसी एरिया का तो वहां की सारी बायोडाइवर्सिटी तबाह हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद डिस्ट्रॉय हाइड्रोलॉजिक साइकिल। अब ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल आपको पता है, पानी की भाप बनती है, फिर बादल बनते हैं, फिर ठंडे होकर बारिश गिरती है, फिर पानी आ जाता है। तो ये जो जिसको हम जल चक्र बोलते हैं फ्रेंड्स, दैट इज हाइड्रोजियो साइकिल, वाटर साइकिल, तो ये पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से रेनफॉल पे पूरा असर हो जाएगा और एक तरह से पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसका बुरा असर हर फील्ड पे होगा। सबसे इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और अगर जंगल तोड़ देंगे हम तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। आपको पता है कि प्लांट जो है तो ग्रिप करते हैं जमीन में, सॉइल पर, और ऊपर का टॉप का लेयर बचाते हैं। उसके बाद डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, पूरा इलाका धीरे धीरे बंजर बनते बनते रेगिस्तान में कन्वर्ट होने लगेगा। भले उसमें कुछ साल, हजार साल लग जाएंगे, मगर ये होगा एक दिन जरूर। तो इसलिए ये डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट आपको पता होने चाहिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है फ्रेंड। अब हमको जाना है हमारे टॉपिक के वो पार्ट पे जहां पर फॉरेस्ट तो हमने डिफॉरेस्ट कर दिए, कट कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। अब इसको फिर से अगर हमको लगाना है तो क्या कर सकते हैं, उसको हमने नाम दिया है रिफॉरेस्टेशन। अब ये पार्ट नया पार्ट शुरू हो गया। देखिए आपके, मैं फिर बता रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी बुक में कोई हेडिंग नहीं है, एक पार्ट खत्म होगा, दूसरा नया पार्ट शुरू होगा, हेडिंग आपको डाल के रखना है वहां पे। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या? मतलब पहले जंगल था, उसको हमने तोड़ दिए, डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब फिर उस एरिया में प्लांटेशन करेंगे तो हो जाएगा रिफॉरेस्टेशन। तो देखिए प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वाज रिमूव्ड इन द पास्ट। जो पहले हुआ करते थे उनको हमने हटा दिया था पास्ट में, उनको फिर से लगा देना, उसको बोलेंगे हम रिफॉरेस्टेशन। देखिए फ्रेंड्स, जहां जंगल ही नहीं है,
जहां बंजर जमीन है वहां फॉरेस्ट लगाने को रिफॉरेस्टेशन नहीं बोलेंगे, आप फर्क समझिए। जहां जंगल था किसी जमाने में, बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, अब फिर से आप वहां प्लांटेशन करेंगे, दैट इज रिफॉरेस्टेशन। देन आफ्टर दैट इट में ऑकर्स नेचुरली होता है, रहता है भाई, ये तो नेचुरली होता है। कहीं क्या प्लांट तोड़ दो जंगल में के कुछ ही सालों में वो जगह भर जाएगी फिर से, ठीक है, ये नेचुरली होता रहता है। बट क्या है कि हम इसके अंदर अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम इसको स्पीड अप कर सकते हैं, ऐसा दिया है, वी कैन स्पीड इट अप बाय प्लांटिंग ट्रीज। हम अगर इसके अंदर खुद से आगे बढ़ के प्लांटेशन करेंगे, जहाँ प्लांट में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है उनको प्लांट, छोटे प्लांट से उनका ध्यान रखेंगे। नए एरिया में जहाँ प्लांट उगने में समय लग सकता है, वहां पे हम उसके अंदर आर्टिफिशियल प्रोसेस यूज करके उसकी स्पीड बढ़ा देंगे। तो ये पॉसिबल है और ये किया जा रहा है, ये भी कई कई जगह पर, तो जिसकी वजह से जंगल की रिकवरी जो है रिफॉरेस्टेशन की वजह से जल्दी हो सकती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये पूरा जो पार्ट था डिफॉरेस्टेशन का हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ हियर आफ्टर दैट एक न्यू हेडिंग आपके एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा। वो हेडिंग काफी लंबा है, केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब क्या, मतलब फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए जो पब्लिक का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है उसको बोला गया है। और ऐसा हमारे देश में एक संस्कृति रही है, हमारे देश का एक कल्चर रहा है कि हम प्लांट्स को, जंगल को भगवान की तरह पूजा जाता है और उसको हम काफी मानते हैं कई देश के कई हिस्सों में। तो उसी का एक हिस्सा यहाँ पे बेनिफिशियल रहा है। हमारे देश में आज जो भी जंगल बचे उसमें बहुत बड़ा योगदान इन बातों का रहा है। इसे कुछ एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में दिए, चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। देखिए मैं एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली ये एक सत्य कथा है और ये जो हमारे इसमें केस स्टडी करके दिया है बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये जो मैं बता रहा हूँ ये राजस्थान की बात है फ्रेंड। द बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन फॉर इट्स, देखिए बिश्नोई समाज है एक राजस्थान का, इज नोन फॉर इट्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विथ नेचर। तो ये लोग नेचर के साथ काफी हिल मिल के, घुल मिल के रहते हैं सदियों से, जनरेशन टू जनरेशन। जंगल से इनको फूड मिलता रहता है, ये जंगल की देखभाल करते हैं, जंगल में से इनको रोजगार मिलता रहता है। ये इसलिए ये लोग जंगल को भगवान मानते हैं, उसको पूजते हैं, जंगल के प्लांट पौधों को, पेड़ पौधों को। बट बात शुरू हुई एक, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राजस्थान के जो वहां पे उस समय जब राजा थे, ये बात है देखिए ईयर दिया है इसमें 1731। तो उस टाइम जो राजा थे वहां के जोधपुर के राजस्थान में, तो उन्होंने उनके जो मंत्रिमंडल होता है उनसे चर्चा किया कि भाई हमें तो एक बड़ा सा महल बनाना है, न्यू पैलेस बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो अच्छा एरिया है वो जंगल वाला हिस्सा, वहां का जंगल तोड़ दो और हमें वहां पे बना देते हैं एक राजमहल अच्छा खासा। तो ये बात यहाँ तक तो ठीक थी दोस्तों, मगर बात थी वो बिश्नोई समाज जो उस जंगल पे डिपेंड करता था। तो निकल पड़े राजा के सिपाही, चले गए जंगल तोड़ने के लिए और वो आ गए यहाँ पर जंगल में तोड़ा तड़ी करने के लिए, पूरे प्लांट कट करके यहाँ पे उनको तो महल बनाना था। अब ये देखते ही सारे गांव के लोग वहां पे आ गए बिश्नोई समाज के, इनको रोकने के लिए कि भाई रुक जाओ, ऐसे मत करो। पर ये तो मान ही नहीं रहे थे राजा के सिपाही। सो फिर वहां पे एक लेडी थी, देखिए अभी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अमृता देवी और उनकी 3 डॉटर्स ये आगे आ गए। और ये इनकी डॉटर्स अमृता देवी, इन्होंने वो प्लांट्स को हग कर लिया, ऐसे पकड़ लिया देखिए, और इन्होंने उस प्लांट को छोड़ा ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि भाई अगर ये प्लांट तो आप काटो ही मत, पहले तो ये तो हमारा सब, यही हमारी जिंदगानी है, अगर ये प्लांट, ये जंगल ही टूट गया तो हम तो खत्म हो जाएंगे सब। बट वो राजा के सिपाही मान नहीं रहे थे। फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो प्लांट को छोड़ेंगे नहीं, आपको प्लांट काटना है तो हमारे साथ कट कर दो। वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फिर ये सिपाही भी राजा का आदेश कैसे टालते बेचारे, उन्होंने प्लांट के साथ साथ इन लोगों को भी मार दिया। उस टाइम ये अमृता देवी जी, उनके डॉटर्स और गांव के कई सारे हंड्रेड्स ऑफ द पीपल वहां पे के जो है तो वो इस आंदोलन में मारे गए दोस्तों। काफी लाशें बिछ गई, पूरा जंगल कट करने की कोशिश शुरू हो गई, पेड़ तोड़े गए। मगर फ्रेंड्स इन सब बातों का असर ऐसे हुआ कि बाद में सिपाहियों को पीछे हटना पड़ा, राजा को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। बट तब तक काफी जाने जा चुकी थी, मगर जंगल बच चुके थे। आज भी ये जंगल बचे हुए हैं, इसको हमारे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया है दोस्तों। और ये जो अमृता देवी जी ने जो किया है उस जमाने में, उस समय पर तो सेक्रीफाई कर दिया इन्होंने अपनी लाइफ, इनके बच्चों की, इस गांव के लोगों की। तो इनकी याद में अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। गवर्नमेंट ने इनके नाम से एक अवार्ड आयोजित किया है, हमारे भारत सरकार ने, फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ, किसके लिए ये, फॉर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज, वो लोग जो रूरल एरियाज से हैं
और जो उनके एरिया में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है, जिनके अंदर जो डेडिकेट होकर वहाँ के वाइल्ड लाइफ के लिए, वहाँ के फॉरेस्ट के लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं आज, तो ऐसे लोगों को हमारी गवर्नमेंट अमृता देवी जी के नाम से अवार्ड देती है। इनका नाम आज के स्टडी में हमारे आ चुका है, इनका नाम अमर हो चुका है, इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया। मीन्स इंडिया के कई लोग ऐसे हैं, ऐसे कई सारे केसेस है जो अभी अभी हमको और देखना है कि जहाँ लोगों ने अपनी जान सेक्रीफाई कर दिए, मगर उन्होंने जो जंगल है, जो नेचर है, उसको बचाने की पूरी कोशिश की। सो फ्रेंड, और एक एग्जांपल है, देखिए ये हाल ही का एग्जांपल है। हाल ही का मतलब ये जो चिपको मोमेंट आपने सुना होगा शायद स्कूल लेवल पर। तो ये चिपको मोमेंट क्या है कि ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है हिमालय में, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्टर को वहां के जंगल तोड़ने का आदेश दिया गया 1974 में। बट वो कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही जंगल तोड़ने के लिए पहुंच गए, तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो प्रॉपर के लोग, तो लोकल वुमेन्स वो आगे आ गए, उन्होंने बहुत शूरवीरता के साथ उन्होंने उस प्रोटेक्ट किया वहाँ के जंगल को। वो पूरे इस तरह से, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है उस समय के, उन्होंने ऐसे ही पूरा सर्कल कर लिया प्लांट्स को और उन्होंने बता दिया कि नहीं, हम इसको तो नहीं कटने देंगे, चाहे तो आप हमारी जान ले लीजिए। मगर फ्रेंड्स, उस समय जान नहीं ली गई किसी की, गवर्नमेंट को अपने ऑर्डर्स पीछे लेने पड़े, कॉन्ट्रैक्टर को उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना पड़ा, और उसके बाद फ्रेंड्स ये जंगल आज बचे हुए हैं इन्हीं लोगों की वजह से। और इसकी काफी सराहना हुई, पूरे दुनिया भर में न्यूज गई, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अक्लेम्ड द चिपको मोमेंट, इसको चिपको मोमेंट नाम दिया गया। आज भी ये काफी मशहूर है चिपको मोमेंट के नाम से। लोग आज भी इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं पेड़ों को बचाने के लिए फ्रेंड्स। और लास्ट में आपके एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है उसमें आखिरी में दिया है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? मीन्स गवर्नमेंट तो चाहती है कि फॉरेस्ट डेवलप हो, बट उसमें वहाँ के स्थानिक लोगों का भी योगदान होना चाहिए। इसीलिए ये जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट जो है, गवर्नमेंट ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेट, जिसको JFM बोला जाता है शॉर्टली, ये ऑर्गेनाइज किया। मतलब इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s हैज इंट्रोड्यूस्ड द JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मतलब क्या, गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उन्होंने देखा है कि भाई जहाँ के लोग, जो स्थानिक लोग होते हैं, वो जंगल को काफी प्यार करते हैं, लगाव होता है उनको उस जगह से, और वो जंगल को भगवान की तरह पूजते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तो क्यों नहीं इन्हीं की मदद से हम जंगल को प्रोटेक्ट करें। तो गवर्नमेंट ने उनके साथ एक जॉइंट मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर दिए टू वर्क विद द लोकल कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट। इसके अंदर क्या किया गया है, इन रिटर्न उनको, उन लोगों को जंगल के फायदे लेने दिए गए। गवर्नमेंट ने उन लोगों को उस जंगल से जो भी मिलता है, उनके जो रोजमर्रा के लिए, लाइफ के लिए उनको जो लग रहा है फूड, वहां से मिलने वाले फ्रूट्स, वहां से मिलने वाला गम, वहां से मिलने वाला रबर, मेडिसिन, या जिस पर भी इनको इकोनॉमी मिल सकती है, उन लोगों को वहां से लेने की परमिशन दे दिए, और वो लोगों के ऊपर ही उसकी पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि आप जंगल का ख्याल भी रखेंगे, जंगल में से ये चीजें भी आप यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, इस तरह से इसका काफी बेनिफिट रहा, स्थानिक लोगों ने जंगल को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया फ्रेंड्स, और आज भी ये मूवमेंट बहुत अच्छे से चल रही है। और फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे टॉपिक हमारा खत्म होता है। इसमें काफी ईयर है, जगह के नाम है, लोगों के नाम है, अच्छे से याद कीजिए फ्रेंड। और यहाँ पे हमारा 12th का एनसीईआरटी बुक का सिलेबस एंड होता है फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे फ्रेंड्स।